Dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and your course number is AMET 5311. So today we will discuss about the very interesting and very important topic in our syllabus, which is forms of precipitations. Okay, so this is very interesting part of in our syllabus. So let us see what is the forms of precipitation. This is very important topic, so please listen very carefully and pay attention. Okay, so let us start. So there are some forms of precipitation. So in briefly we can study that what is the form of precipitation, how they form and how they So rain, drizzle, snowflakes, sleets and hail is a forms of precipitation. Okay, so we can say that it is a condensation product. Okay, it is also called that condensation product. Condensation के होने से जो भी precipitation की phenomena हमें दिखाई पड़ती है atmosphere में, and which is the forms of precipitation, rain, drizzle and snowflakes, sleets and yes, hail is also the forms of precipitation. Okay, so let us see one by one. So first one we take rain. What is rain? So in briefly we can discuss what is rain. Okay, then after we can detailing. Okay, so droplets with more than 0.5 mm diameter widely scattered smaller drops are also called rain. ठीक है, सो ऐसा ड्रॉपलेट्स, ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स जो जिसका डायमीटर होता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स है जिसका डायमीटर 0.5 mm से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और जो स्कैटर्ड मैनर में होता है, स्कैटर्ड मैनर मतलब स्प्रेड आउट होता है हर जगह, ठीक है, और ड्रॉप्स के रूप में, स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में हमें दिखाई पड़ता है वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेन. ठीक है, सो ये रेन जो है वो किस क्लाउड के नॉर्म से, मतलब प्रेसिपिटेशन ये घटना घटती है, ठीक है, तो ये कौन सा क्लाउड इस कंडेंसेशन को इस प्रेसिपिटेशन को होने में सहायक है, ये इम्पॉर्टेंट रोल करता है. ठीक है, सो NS विच इज़ स्ट्रेटस निम्बुलस क्लाउड, देन ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटस कॉम्बुलस क्लाउड, ऑल्टो कॉम्बुलस क्लाउड एंड कॉल्यूमुलस क्लाउड्स. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स में पढ़ा है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो मैंने ऑलरेडी आपको किससे डिनोट करते हैं इसे, कौन से क्लाउड को, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को अपने पिछले लेक्चर में लिस्ट आउट करके बताया हुआ था. ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर एंड डू वॉच that lecture, so you can easily identify what is some symbol of different variation of different clouds also. Okay, so second one is drizzle. What is drizzle? Drizzle it means बूंदाबांदी. ठीक है, जो बहुत हल्की बूंदाबांदी, बारिश, बहुत लाइट रेनिंग जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल. ओके, सो हम ड्रिजल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो फाइन ड्रॉप्स विथ डाई लेस देन विथ डायमीटर ना, विच इज डायमीटर लेस देन 0.5 millimeter and very close to one another, often associated with fog and poor visibility. ठीक है, सो ये जो है ड्रिजल जब होता है, काफ़ी जब लाइट रेनिंग होती है, ठीक है, बूंदाबांदी जब होती है, जब ड्रिजलिंग होती है हमारे वातावरण में, तो ये कैसे एसोसिएट, किसकी तरह एसोसिएटेड होता है? ये फॉग की तरह. क्यों? क्योंकि ये इट इज़ रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ओनली. ठीक है, तो ये क्या करता है? विजिबिलिटी जो है हमारे वातावरण में उसको कम कर देता है. ठीक है, काफ़ी ब्लर कर देता है वो. ठीक है, इस वजह से इसे हम ड्रिजल कहते हैं, बूंदाबांदी कहते हैं, और इसका डायमीटर जो होता है वो 0.5 mm से कम होता है. ठीक है, और रेन का डायमीटर जो होता है वो कैसा होता है? 0.5 mm से मोर देन 0.5 mm होता है. ओके, सो इस ड्रिजल को फॉर्म्स का नॉर्म्स में इस कौन से क्लाउड्स का योगदान होता है, कौन सा हेल्प करता है? विच इज़ स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड स्ट्रेटोक्यूलमोनमुलस. ठीक है, ये दो क्लाउड्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं इस प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म को घटाने की, घटना को घटित करने के लिए, मीन्स प्रेसिपिटेशन को एसोसिएट करने का. ठीक है, सो स्नोफ्लेक्स. व्हाट इज स्नोफ्लेक्स? लूज एग्रीगेट्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स, मोस्ट ऑफ विच आर ब्रांच्ड.
ठीक है। सो ये बहुत सारे जब आइस क्रिस्टल्स हैं एकदम लूज आइस क्रिस्टल, इट मीन्स लाइक कॉटन बॉल्स, ठीक है। जैसे आप कॉटन बॉल्स को एक सेपरेटली अलग अलग करेंगे और जब वो हवा में उड़ेंगे तो इट इज़ लाइक इट इज़ लुक लाइक स्नो फ्लैक्स, ठीक है। जैसे स्नो फ्लैक्स जो होते हैं वो अक्सर आप देखेंगे कि रोड साइड में जहाँ ठंडा होता है, ठंडा वातावरण होता है, शिमला कश्मीर जैसे, ठीक है, वहाँ पेरिस जैसे बाहर के जो कंट्री हैं उसमें तो इस टाइप का जो स्नो स्लिट्स जो एकदम लूज फॉर्म में जो हमें आइस क्रिस्टल्स दिखाई पड़ते हैं, जो बाइंड नहीं होते, वी कैन से, वो हम स्नो स्लिट्स उन्हें कह सकते हैं। और जो ड्रिजल और रेन को करने में योगदान देते हैं सेम क्लाउड्स जो हैं, जैसे कि स्ट्रेटोन्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस, ऑल्टोस्ट्रेटस, ठीक है। ये सारे क्लाउड्स की वजह से नॉर्म्स जो हैं वो प्रेसिपिटेशन के ये नॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं। देन आफ्टर स्लीट्स, व्हाट इज स्लीट्स? सो स्लीट्स मीन्स आप देखेंगे कि रोड में बहुत ही पतली बर्फ़ की लेयर बन जाती है बहुत, या कभी बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है तो काफ़ी मोटी लेयर बन जाती है। जैसे आप कश्मीर साइड जाएंगे या शिमला साइड जाएंगे तो रोड साइड से बर्फ़ की इतनी क्रस्ट टाइप का इतना क्रस्ट जम जाता है वो कि हमें वो रोड साइड से बहुत ही इक्विपमेंट का यूज़ करके हमें उसे हटाना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड द स्नो स्लीट्स, ठीक है। वो एक स्लीट्स के रूप में रोड में और लीव्स वगैरह में, प्लांट के लीव्स में, किसी सरफेस पे एक स्लीट्स के रूप में वो दिखाई पड़ती है, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं स्लीट्स, ओके। सेम एज अंडर स्नोफ्लेक्स, जैसे स्नोफ्लेक्स में जो और रेन और ड्रिजल में जो क्लाउड्स फॉर्म हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। देन हेल, व्हाट इज़ हेल? हेल इज़ एग्जैक्टली ओला, ठीक है। ओला जो है मतलब एक बर्फ का टुकड़ा, आइस क्रिस्टल। सो रेन ड्रॉप्स फ्रॉम बाय इंटेंस कंडेंसेशन एंड कोलाइजेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स लेवल, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाता है जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, एडियाबैटिक फ्रीजिंग पे कोई चीज़ पहुंच जाता है, ठीक है। कोई एडियाबैटिक कूलिंग तक वो प्रोसेस जो है वो वहाँ पे स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी हो जाती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उससे ज़्यादा ठंडा फिर नहीं हो पाता। तो उसके बाद से जो है वो हेल जो है वो हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स का, जिसको हमने एक बार देखा है कि क्या होता है ये एग्जैक्टली, रेन क्या होता है, ड्रिजल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या प्रेसिपिटेशन का फॉर्म हमें किस तरीके से दिखाई पड़ता है। सो प्रेसिपिटेशन क्या है? व्हेन क्लाउड पार्टिकल्स बिकम टू हैवी टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, दे फॉल टू अर्थ एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो क्लाउड्स के जो भी प्रेसिपिटेशन के जो भी फॉर्म्स है, मैं कह रही हूँ बार बार कि विच इज़ ऑल्सो बी कॉल्ड दैट प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट को ही हम प्रेसिपिटेशन के फॉर्म जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो कंडेंसेशन के एक तरह से प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वही है कि क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स कंडेंसेशन का फॉर्म है, इजंट इट? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कंडेंसेशन का फॉर्म है क्लाउड, ठीक है। तो जब क्लाउड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही एयर्स के साथ वो मिक्सअप होके, बैंडअप होके जब अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में हमें जब धरती में दिखाई पड़ते हैं, हमारे अर्थ पे दिखाई पड़ते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में जब हमें दिखाई पड़ते हैं, विच इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन फॉर्म, ओके। सो प्रेसिपिटेशन अकर्स इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक हेल, रेन, फ्रीजिंग रेन, स्लिट और स्नो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के, जो बहुत ही माइनर या नेग्लिजिबल, जैसे स्नो और स्नो स्लीट, ठीक है, या उस स्नो फ्लेक्स, ये दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं। स्नो फ्लेक्स या स्नो स्लिक्स बहुत लूज वेट में जब कंडेंस हो जाता है वाटर, और हमें जब वाइट क्रिस्टल्स जो हैं वो लूज वेट वाटर ड्रॉपलेट्स, वाइट क्रिस्टल्स जब हमें वातावरण में दिखाई पड़ते हैं, विच इज नोन एज स्नो, ठीक है, स्नो फ्लेक्स। एंड व्हाट इज स्नो स्लीट्स? सिमिलरली वैसे ही लूज जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो लूज आइस क्रिस्टल जो हैं वो काफ़ी
फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंच के जब हमें हमारे रोड साइड पे या किसी हमें सरफेस पे या किसी ऑब्जेक्ट पे वो एक क्रस्ट या स्लीट्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्नो स्लीट्स। एंड व्हाट इज स्नो? स्नो तो आपको सबको पता है कि स्नो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है सब में, और ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो प्रेसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, विच वी ऑल डिस्कस्ड। दैट फर्स्ट वन इज रेन। व्हाट इज़ रेन? तो हमने देखा कि जिसका 0.5 मिलीमीटर से कम मोर देन जिसका डायमीटर होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, विच इज़ नोन एज रेन, ठीक है। सो रेन डिवेलप्स व्हेन ग्रोइंग droplets become too heavy to remain in the cloud and as a result fall towards the surface and rainfall। हम देखते हैं कि रेन कब डेवलप होता है? जब क्लाउड्स जो है वो हैवी हो जाता है। अब हैवी कैसे होता है? वो अपने एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो जो कंडेंसेशन का पीक पॉइंट होता है, ठीक है, विच इज़ एडियाबैटिक कूलिंग और सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट पे जब वो हैवी वेट, मतलब हैवी वेट इन द सेंस कि वो उसका पीक पॉइंट होता है, वो उसका एक बहुत ही अंतिम बिंदु होता है, उसके बाद से वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में चेंज होता है, विच इज़ नोन एज रेन, ठीक है। तो वही हमारा रेन है जो हमारे सरफेस में हमें जो दिखाई पड़ता है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। तो यही है कि जब क्लाउड्स बहुत ही हैवी होके, ठीक है, बहुत ही हैवी होके जब क्या करता है, वो बहुत सारे जो वेदर एलिमेंट से एसोसिएट होके या को एग्जिस्ट करते हैं सब एक साथ मिलके, तो उसके बाद जो फॉर्म्स हमें मिलता है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, विच इज़ नोन एज रेनफॉल और रेन। एंड दैट साइज ऑफ रेन इज ऑलवेज मोर देन 0.5 mm डायमीटर का जब होता है तो उसे हम रेन कहते हैं, ओके। सो रेन कैन ऑल्सो बिकम एज आइस क्रिस्टल दैट कलेक्ट each other टू फॉर्म लार्ज स्नोफ्लेक्स, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि वही है कि रेन ही है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, वो आइस क्रिस्टल्स के रूप में फिर चेंज होने लगता है। तो फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स वी कैन से दैट व्हाट रेन, देन रेन चेंजेस देयर नेचर फॉर द वेदर एलिमेंट ड्यू टू द वेदर एलिमेंट, ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस, ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, एडियाबैटिक cooling, that freezing point and saturated point, and then we can see that different kinds of forms of precipitation, like likewise some drizzle and snowflakes, sleets, hail, okay. So as the falling snow passes through the freezing level into warmer air, the flakes melt and collapse into the rain droplet। Similarly, अगर हम देखते हैं कि स्नो फ्लेक्स है, जो लूज वेट आइस क्रिस्टल्स है, आइस ड्रॉपलेट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग लेवल में हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो गर्म हवा, ठीक है, गर्म हवा के संपर्क में आते हैं तो वो क्या करते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं आपस में, ठीक है, और रेन के रूप में हमें दिखाई पड़ने पड़ते हैं। Then rain is precipitation of liquid water particles either in the form of drops having diameter greater than 0.5 millimeter or in the form of small widely scattered droplet, ठीक है, जो काफ़ी scattered manner में हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, which is known as rain। When the precipitation process is very active, the lower area is moist and the clouds are very deep, rainfall is in the form of heavy downpour, ठीक है। सो जब भी प्रेसिपिटेशन हमें बहुत ही एक्टिव फॉर्म में जब दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो जो ये जैसा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता था, प्रेसिपिटेशन की फिनोमेना जिस वजह से जैसे होती है, सिमिलरली वैसे ही फिनोमेना फिर से होती है, जैसे वार्म एयर और कोल्ड एयर जो है, मॉइस्ट एयर जो हैं, वो हमें आपस में बाइंड अप होते दिखाई पड़ते हैं, और क्लाउड्स, जिससे क्लाउड्स फॉर्म होता है, और क्लाउड्स बहुत ही हैवी मैनर में होने के बाद, पीक पॉइंट में पहुंचने के बाद एक हैवी पॉवरिंग होती है रेन्स की, ठीक है। सो ऑन ओकेजन्स फॉलिंग रेन ड्रॉप्स कंप्लीटली इवेपोरेट बिगिन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर कैसा है। तो ओकेजनली हम ऐसा देखते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो
इवापोरेट हो जाते हैं। कई बार हमारे धरती पे पहुंचने से पहले इवापोरेट हो जाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। तो ये भी है कि ग्राउंड सरफेस में पहुंचने से पहले ही वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो कई बार हमें देखिएगा आप कि हमें एक टाइम पे काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि अब रेनिंग होगी, बट रेनिंग नहीं होती। तो ड्यू टू द टेम्परेचर एंड अनदर वेदर एलिमेंट्स दैट इफेक्ट ऑफ रेनिंग ऑल्सो। ओके, सो ये जो इफ़ेक्ट है रेनिंग होने की, ये सारे वेदर एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से एवापोरेशन की घटना भी हमें दिखाई पड़ती है। एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट? ड्रिजल। सो ड्रिजल मीन्स लाइट वेट में हैवी रेनफॉल नहीं होगी, जो लाइटली जो स्कैटर्ड मैनर पे जो रेनफॉल होता है, विच इज़ ऑल्सो द reduce the visibility like wise fog and frost also. So it is the fairly uniform precipitation composed of fine drops of water having diameter less than 0.5 millimeter, small and uniform size, and seems to be floated in the air. It is referred to as a drizzle, ठीक है। जब हमें वो हवा में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे विजिबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, लाइक वाइज फॉग विच इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रिजल, एंड इसका जो साइज़ है, डायमीटर है, वो 0.5 mm से लेस देन होता है। Okay, so the drops in a drizzle completely evaporates before reaching the ground. In the condition is referred as mist, ठीक है। सो हमने मिस्ट क्या होता है और स्मोक क्या होता है ये देखा था कि जो कंडेंसेशन का हमने जब फॉर्म्स पढ़ा था, तब हमने देखा था कि मिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो वही है कि जब ये रेन ड्रॉप्स जो हैं, जो ड्रिजल्स हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। कैसे इवापोरेट हो जाते हैं? ड्यू टू द टेम्परेचर एंड अनदर वेदर एलिमेंट्स की वजह से। तो वो ग्राउंड सरफेस में हमारे अर्थ में पहुंचने से पहले मिस्ट फॉर्म में दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक है, या स्मोक के फॉर्म में दिखाई पड़ जाते हैं, धुंध के रूप में दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये घटनाएं भी हैं, वो अलग अलग वेदर एलिमेंट्स के और टेम्परेचर के वेरी करने की वजह से, यूनिफॉर्म टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो इनके वेरी करने से भी ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। ओके, सो लेट अस मूव। द थर्ड वन इज़ ए हेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओला। हिंदी में हम इसे ओलावृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ ओलावृष्टि? यू कैन ऑल फैमिलियर दैट द वर्ड हेल एंड ओला। सो लेट अस सी व्हाट इज़ हेल exactly like that. So hail is a large frozen raindrops produced by intense thunderstorm where snow and rain can coexist in the central updraft. ओके, तो हेल जो है बेसिकली क्या है? एक फ्रोज़न आइस क्रिस्टल है, ठीक है, जो फ्रीज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कूलिंग हो गई है, वो फ्रीज हो गया है, विच इज़ लार्ज जो रेन ड्रॉप्स है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीज्ड हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं, फ्रीज्ड कंडीशन में होके बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से देखिएगा जब ओलावृष्टि जैसी चीज़ें होती है वातावरण में, तो काफ़ी ठंडा वातावरण हो जाता है, ठंडा स्टॉर्म काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं वो एक दूसरे को कोएग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि स्नो है जो काफ़ी लूज वेट आइस क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। रेन क्या है? रेन वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ये जब आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को एडियाबैटिक कूलिंग को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो है हमें हेल जैसी प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म हमारे वातावरण में दिखाई पड़ती है, विच इज़ वेरी which cause very damage in our crop production, in our agriculture production. So as the snowflakes fall, liquid water freezes onto the foaming ice petals that will continue to grow as more and more droplets and accumulated. Upon reaching the bottom of the clouds, some of the ice pellets are carried by the updraft back up to the top of the storm, ठीक है। तो यही है कि ये जो क्लाउड्स है हमारे नीचे आने से पहले जो हैं वो एक आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं, कूलिंग और फ्रोज़न पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो वो हमें हेल के रूप में या ओलावृष्टि के रूप में हमारे वातावरण में
जो हैं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, आप कह सकते हैं कि जब ये को एग्जिस्ट करते हैं, कब क्या को एग्जिस्ट करते हैं, जब स्नो और रेनफॉल दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं या को एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसकी एग्जिस्टेंसी को बढ़ाते हैं, एक दूसरे की मौजूदगी को बढ़ाते हैं, तो वो आपस में बाइंड होके क्या करते हैं, हेल फॉर्म करते हैं, विच इज़ ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन. Okay, so as the ice pellets once again fall through the cloud, another layer of ice is added and the hailstone grows even larger. ठीक है, तो ये जब एक बार फॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे लेयर जो हैं आइस के वो बन जाते हैं. ठीक है, कई बार आप देखेंगे काफ़ी छोटे साइज़ के हमें ओला वृष्टि जो होती है वो दिखाई पड़ती है, कई बार काफ़ी बड़े साइज़ के दिखाई पड़ते हैं. सो ये जो सारे हैं जो लेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस वातावरण की वजह से कितने लेयर वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं और आपस में बाइंड अप हो रहे हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे वातावरण में. Okay, so typically the stronger the updraft, the move times a hailstorms repeat this cycle, and consequently the larger it grows. Once the hailstone becomes too heavy to be supported by the updraft, it falls out the cloud towards the surface. The hailstone reaches the ground as ice, since it is not in the warm air below the thunderstorm long enough to melt before reaching the ground. ठीक है, तो thunderstorm जब उसे नहीं मिलता है तो वो ग्राउंड में पहुंचते हैं एक ठोस क्रिस्टल्स के रूप में, आइस क्रिस्टल्स के रूप में. बट अगर गर्म हवा या थंडरस्टॉर्म जैसी हवाओं से मिलते हैं तो वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं और काफ़ी ठंडे, ठीक है, ठंडे वातावरण में वो फिर वो रेन के रूप में वो जो आपके वातावरण में वो दिखाई पड़ते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल. ठीक है, ओलावृष्टि विच इज़ वेरी वेरी damaging factor for our agriculture production, we can say. Okay, so freezing rain. What is freezing rain? So super cool droplets freezing and on impact, which is also called freezing rain. ठीक है, बहुत ज़्यादा जब कूलिंग हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल में नहीं फॉर्म हो पाते, बट वाटर ड्रॉपलेट्स में ही रह के हमारे वातावरण तक पहुंचते हैं, बट काफ़ी ठंडी हो जाती है, सैचुरेटेड पॉइंट में पहुंच जाती है. ठीक है, पीक पॉइंट पे पहुंचने की बाद से जो हमें रेनिंग दिखाई पड़ती है हमारे वातावरण में, विच इज़ नोन एज फ्रीजिंग रेन. सो आइस स्टॉर्म कैन बी द मोस्ट डिवास्टेड ऑफ विंटर वेदर फिनोमिना एंड आर ऑफन द कॉज ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स and power outage and personal injury. Ice storms result from the accumulation of ice rain, which is rain that becomes super cooled and freeze upon impact the cold surface. तो बेसिकली फ्रीजिंग रेन जब रेन जो है वो आप देखेंगे कि जब रेन के साथ साथ में बर्फ़बारी जब होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि वातावरण में ठंडा जो है फ्रोज़न पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं. कूलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एकदम अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है. ठीक है, फिर वो किसी और फॉर्म्स में चेंज होने का कोई गुंजाइश ही नहीं होती उसकी. तो वो जब क्या है, वो जब बारिश के रूप में हमारे वातावरण या हमारे अर्थ सरफेस पे, हमारे ग्राउंड सरफेस पे दिखाई पड़ता है, विच इज़ नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये जनरली विंटर वेदर में हमें दिखाई देने वाला प्रेसिपिटेशंस का फॉर्म है, और जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स कॉज करता है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ पे, एंड बहुत सारे पर्सनल इंजरी भी कॉज करते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो ये हमारे प्रेसिपिटेशन जो है हमारे क्रॉप को काफ़ी नुकसान करता है. ठीक है, जिसकी वजह से जब फ्रीजिंग रेन होती है तो ठंडे की वजह से हमारे जो लीव्स हैं वो सक्यूलेंट अवस्था में पहुँच जाते हैं, गलने लगते हैं. ठीक है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, ग्रोथ को वो डॉर्मेंसी स्टेज में पहुंचा देता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, डैमेज है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमें ड्यू टू द फ्रीजिंग रेन हमें दिखाई देती है. ओके, so freezing rain is the most commonly found in the narrow band of the cloud side of a warm front where surface temperatures are at just below freezing. ठीक है, तो टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाता है तभी एक फिनोमिना होती है. So the diagram below show a typical temperature profile for freezing rain with the red line indicating the atmospheric temperature at any given altitude. The vertical line in the center of the diagram is the freezing line.
temperature to the left of the line are below freezing while temperature to the right are above freezing, which is this is the diagram. ये freezing rain हमें कैसे दिखाई पड़ रहा है कि ये temperature कैसे altitude के हिसाब से कम होते जाता है और बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से जो temperature है, ठीक है, वातावरण का जो टेम्परेचर है वो इन प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म्स को चेंज करते जाता है। जैसे हम अपने आगे के इमेज में देखेंगे, देखिए टेम्परेचर जो है हमारे एनवायरनमेंट में हम देखेंगे सेंटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड हमारे लेफ्ट साइड में जो है वो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड जो हमारे लेफ्ट साइड में टेम्परेचर है वो मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, स्नो जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट डाउन होते जा रहे हैं, ठीक है, मेल्ट डाउन होते जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉज द फ्रीजिंग रेन, ठीक है, वो काफ़ी मेल्ट होते हैं, ठंडे हो जाते हैं जब ग्राउंड सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है, रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन से। सो ये ऑल्टीट्यूड के हिसाब से आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है और वार्म एयर और कोल्ड एयर का जो दायरा है, ठीक है, वो आपस में चेंज होते जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर देखिए आप इंक्रीज़ करते जा रहा है, कोल्ड एयर सरफेस जो है वो उसकी वजह से जो स्नो है, स्नो पार्टिकल्स जो हैं वो मेल्ट डाउन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस इमेज से हम समझ सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है वो फॉर्म कैसे टेम्परेचर की वजह से वेरी करने की वजह से चेंज होता है और हमें अलग अलग फॉर्म में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा आज रेन, ड्रिजल, स्नो, स्लीट्स क्या होता है, फ्रीजिंग रेन एंड हेल जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से हमारे वातावरण में आते हैं, किस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट होता है और बेसिकली ये कैसे होते हैं, ठीक है, इनका डायमीटर कैसा होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में होते हैं या ये आइस क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं या लूज आइस क्रिस्टल्स के रूप में फ्रीज्ड होते हैं या फ्रीजिंग रेन के जैसे होते हैं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।